हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 1 अक्टूबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, यानी कि दैनिक जागरण ने इसे मेन हेडिंग पर जगह दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे और शशि थरूर में होगी टक्कर। देखिए, सबसे पहले इसमें नाम चल रहा था अशोक गहलोत का, जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम इसमें आने लगा था और उन्होंने अध्यक्ष पद का फॉर्म भी ये ले आए थे। लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि खड़गे भी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये उनके प्रस्तावक बने और इनको देखकर अशोक गहलोत भी इनके प्रस्तावक बन गए। हालांकि एक खेमा ऐसा है जो शशि थरूर को अध्यक्ष बनाना चाहता है, तो असंतुष्ट खेमा ही शशि थरूर का समर्थन नहीं कर रहा है, जबकि एक असंतुष्ट खेमा था जो कांग्रेस का पूरा था, वो खड़गे को समर्थन कर रहा है। तो अब ये देखने वाला दिलचस्प मोड़ है कि जो असंतुष्ट समूह है 23, जिसको समूह 23 बोला जा रहा है, वो खड़गे को समर्थन कर रहा है। तो ये अब अध्यक्ष बन पाते हैं या नहीं। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो खड़गे को राजनीतिक अनुभव ज़्यादा है और वो गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि त्योहारी सीजन में महंगे कर्ज की मार, यानी कि आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में बदलाव किया है और इस बार भी उन्होंने 0.50% आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अभी तक 4 बार लगातार ये बढ़ाया गया है। अगर हम 2022 की बात करें तो उससे पहले ये 4% के रेट पर थी, जिसको लगातार बढ़ाकर अब 5.90% पर ला दिया गया है। इससे पहले मई में 4.4% थी ये दर, जिसमें बढ़ाकर इसे 4.9% कर दिया गया था। उसके बाद फिर से जून में 4.9 हो गई थी, फिर अगस्त में 5.4 हो गई थी और उसके बाद 30 सितंबर को यानी अब ये 5.9% की हो गई है। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है या ऑटो लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो उनकी ईएमआई प्रभावित हो जाएगी, ईएमआई उनकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी की ईएमआई इस समय 15,000 रुपये आ रही है, 15,000 रुपये मंथली आ रही है, तो प्रति लाख पर 35 रुपये तक बढ़ोतरी संभव हो जाएगी। यानी कि जिन्होंने 15 लाख का लोन ले रखा है तो उनमें 15 गुणे 35 कर दीजिए, उतनी इनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। कार लोन वालों की लगभग 105 रुपये प्रति लाख बढ़ेगी। ऑटो लोन वालों की 85 रुपये प्रति लाख जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी। और इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आरबीआई ने जो विकास दर है, जो पहले उन्होंने 7.2% बताया था, अब उसको घटाकर इन्होंने 7% कर दिया है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। इसको देखते हुए एसबीआई और एचडीएफसी ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा भी दी हैं। हालांकि एसबीआई ने तो पहले ही कह दिया था कि ब्याज दर बढ़ेगी और वो 5.9% के रेट पर जाएगी और वही हुआ। इसमें अब बढ़ोतरी हो गई है। अब इसमें देखिए ईएमआई बढ़ती कैसे है। कुछ बैंक या जो कुछ लोन देने वाली एजेंसियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि या तो आपकी अवधि बढ़ा देती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी अवधि 20 साल की है तो वो 22 साल या 23 साल हो जाएगी। या फिर कुछ बैंक क्या करते हैं, वो जो किस्त है वो बढ़ा देती है। जैसे अगर आपको 15 लाख देने थे तो वो लगभग हो जाएगा आपके 15.5 या फिर 16 लाख रुपए तक का हो जाएगा। इस तरीके से फर्क पड़ता है रेपो रेट का। और आपको पता ही होगा कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई बार वीडियो में बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों का रूस को बनाया हिस्सा। अब ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसान और जपोरिजिया। इन चारों को रूस में शामिल कर लिया गया है स्थायी तौर पर, यानी अब ये परमानेंट रूस का हिस्सा होंगे। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने किसी देश की जगह को या राज्य को या हिस्से को, जिले को अपना
हिस्सा घोषित कर दिया हो। और रूस ने एक भव्य कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है। हालांकि जितने भी पड़ोस पश्चिमी देश हैं उन्होंने इसका बहिष्कार किया है, अस्वीकार कर दिया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन भी बताया है। और इसमें यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों ने कहा है कि वे इन क्षेत्रों में रूस द्वारा कराए गए जनमत संग्रह को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वे रूस को अपना उपनिवेश और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में नाटो के सदस्यता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो यानी कि जो यूक्रेन है और रूस, इसमें फिर से एक बार तल्खी बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट का कल का आदेश जिसमें गर्भपात को अनुमति दी गई थी। जैसे वो 20 से 24 हफ्ते के गर्भपात को अनुमति दी गई थी और इसमें नाम न उजागर करने की भी सहमति जताई गई थी। लेकिन अब इसमें एक और फैसला आया है कि अगर कोई नाबालिग अपने मर्जी से संबंध बनाती है तो उसको भी गर्भपात की अनुमति दी जाएगी और उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। उसका नाम छुपाना पुलिस की और संबंधित डॉक्टर की, जहां पर एबॉर्शन कराया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि पहले इसमें नाबालिग को ऐड नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो अधिकार विवाहित महिलाओं को मिला है अनुच्छेद 14 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, वही अधिकार नाबालिगों को भी मिला है। तो 18 साल से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं वो अगर अपने मर्जी से संबंध बनाती हैं तो उनको भी एबॉर्शन का अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। H1B वीज़ा लेना अमेरिका लौटना होगा आसान। देखिए H1B1 वीज़ा है क्या? देखिए जब भी कोई कंपनी या कोई संगठन अमेरिका में कार्य करने के लिए बाहरी लोगों को बुलाता है तो उन्हें H1B वीज़ा दिया जाता है। इसकी जो अवधि है वो 3 साल से 6 साल तक की होती है। और इसमें थोड़ा सा सहूलियत दी गई है कि अमेरिका जाने के लिए H1B वीज़ा पाना अब और आसान होगा। इसके अलावा अनिवासियों के लिए अपने देश की यात्रा करने के बाद अमेरिका लौटना भी आसान होगा। एशियाई, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के लोगों पर राष्ट्रपति के एक आयोग ने अमेरिका में ही H1B वीज़ा पर मुहर लगाने की सर्वसम्मति की अनुशंसा की है। अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे हजारों पेशेवरों, खास तौर से भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को अपने देश के अमेरिकी दूतावास में वीज़ा पर मुहर लगाने के लिए आवेदन करना पड़ता है। भारत में अभी वीज़ा मिलने की प्रतीक्षा अवधि 844 दिन है, यानी कि 844 दिन लग जाते हैं। ये फिर से समझ लीजिए कि क्या है H1B वीज़ा। देखिए H1B वीज़ा एक गैर आव्रजन वीज़ा है। इससे अमेरिकी कंपनियों को अनुमति मिलती है कि वह विशेषज्ञता वाले पेशे में विदेशी कर्मचारियों को भर्ती करें। कई प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कामगारों की भर्ती के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो नए CDS हैं अनिल चौहान, उन्होंने पदभार संभाल लिया है। देखिए जो जनरल अनिल चौहान हैं ने शुक्रवार को देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। और 9 महीने पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था। जनरल चौहान ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि देश जिन सुरक्षित चुनौतियों का सामना कर रहा है उससे तीनों सेनाएं मिलकर निपटेंगी। उन्होंने कहा कि मैं तीनों सेनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों से एक साथ निपटेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जनरल चौहान तीनों सेनाओं से संबंधित मामलों में रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार भी होंगे। उनके पास सैन्य मामलों के विभागों की जिम्मेदारी भी होगी और वे इसके सचिव भी होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कि आशा पारेख को राष्ट्रपति मुर्मू ने दिया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। पुराने जमाने की अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में
79 वर्षीय अभिनेत्री को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद आशा पारेख ने आभार जताते हुए कहा कि अपने 80वें जन्मदिन में से एक दिन पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाकर वह प्रसन्न हैं। उनके काम को मान्यता देने के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत सरकार से मिलने वाला यह सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। उल्लेखनीय है कि चयनकर्ता 5 सदस्यीय दादा साहब फाल्के अवार्ड कमेटी में आशा भोसले, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लन, उदित नारायण और टी.एस. नागभरना थे। आशा पारेख ने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म आसमान वर्ष 1952 में की थी। 5 दशक के उनके कैरियर में उन्होंने 95 फिल्मों में काम किया था, जिनमें दिल दे के देखो, कटी पतंग, तीसरी मंजिल जैसी कई फिल्में शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बिजनेस पेज से है कि आज से कई नियम बदल जाएंगे और इसमें यानी कि 1 अक्टूबर से आज से कई नियम बदल जाएंगे। जैसे कि डीमैट खाते के नियम में होगा बदलाव। अभी तक जो डीमैट खाते थे वो आपके मोबाइल के पासवर्ड से ही ओपन हो जाते थे, लेकिन अब इसके लिए डबल सिक्योरिटी कर दी गई है। जब भी आप जिस भी ऐप से करते हैं शेयर ट्रेडिंग, तो आपको 2 बार पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आपका पासवर्ड होगा, या फिर बायोमेट्रिक पासवर्ड डालना होगा, तब वो लॉगिन होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। अभी तक आप जब भी कोई पेमेंट करते थे तो आपका डाटा, कार्ड का डाटा उनके सर्वर पर सेव हो जाता था। अब ये नहीं होगा, जिससे सुरक्षा और बढ़ेगी। फॉक्सवैगन की कारें महंगी हो जाएंगी। जीएसटी के ई चालान से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएगा। अटल पेंशन यानी एपीवाई में अभी तक कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता था और उसे प्रति माह 60 वर्ष पूरा होने पर 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 की मासिक पेंशन मिल सकती थी, लेकिन अब इसमें से करदाताओं को हटा दिया गया है। जो भी टैक्स के दायरे में आते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो अब एपीवाई अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। म्यूचुअल फंड के खाते में क्या बदलाव हुआ है? म्यूचुअल फंड जिन्होंने ले रखा है या जो अब लोग लेंगे, उन्हें नॉमिनी बताना अनिवार्य होगा। अगर वो नॉमिनी नहीं देते हैं तो फिर उन्हें एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें उन्हें खुद उल्लेख करना होगा कि मैं नॉमिनी का नाम नहीं दे रहा हूं। तो ये नियम ऐसे हैं जो आज से बदल जाएंगे। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने विकास दर का अनुमान घटाया है। घरेलू इकोनॉमी में वह सब कुछ ठीक है जो एक तेज रफ्तार देने के लिए चाहिए, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक हालात जिस तरह से बन रहे हैं वह सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से बहुत ही आक्रामक तरीके से बढ़ाई जाने वाली ब्याज दरों को एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश किया है और कहा है कि इसके असर से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से कि अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और रूस द्वारा यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को आपस में मिलाने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत अमेरिका ने सैकड़ों रूसी नागरिकों, कंपनियों और सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अलावा विधायिका के सदस्यों को प्रतिबंधित कर दिया है। जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नेवॉक, संसद के 109 सदस्य, संघीय परिषद और उसके 169 सदस्य तथा सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया की गवर्नर एल्विरा नाउबिलिना शामिल हैं। ब्रिटेन ने भी एल्विरा पर प्रतिबंध लगाते हुए उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने एक बयान में कहा कि पुतिन धोखाधड़ी से यूक्रेन के हिस्से को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में हम चुपचाप देखते नहीं रहेंगे। ब्रिटेन विदेशी मंत्री जो अमेरिका के हैं एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा बदलने के रूस के प्रयास को हम पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक दूसरे के विरुद्ध अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे भारत और नेपाल। भारत और नेपाल एक दूसरे के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोनों देशों के सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा के जरिए तीसरे देश के नागरिकों के अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाओं को रोकने के उपायों पर यहां चर्चा की है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सुजस लाल
थाउसेन और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के महानिरीक्षक राजू आर्य के बीच गुरुवार को यहां संयुक्त समन्वय बैठक हुई। बैठक में सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। एसएसबी ने एक बयान में कहा कि दोनों बलों के प्रमुख अवैध रूप से सीमा पार करने के तीसरे राष्ट्र के नागरिकों को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने पर सहमत हुए हैं। तो ये आज का 1 अक्टूबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।